भारत ने खो दिया अनमोल रतन। टाटा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ऐसी मजबूत रीढ़ जिसका सरोकार भारत के हर एक इंसान से है, चाहे वे देश के प्रधानमंत्री हो, दिग्गज उद्योगपति या फिर दिहाड़ी मजदूर। टाटा के सफर को जिन्होंने देश और दुनिया में मुकाम दिलाई वे थे रतन नवल टाटा। आज वे देह त्याग कर भले ही परलोक के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन अपने पीछे उन्होंने ऐसी स्थायी और अमिट छाप छोड़ दी है जो दशकों तक धूमिल नहीं हो सकती। अपने 86 साल की जिंदगी में रतन नवल टाटा ने 5 दशक देश के नाम किया है। अपने परदादा जमशेद जी टाटा के अधूरे सपने को जहां उन्होंने पूरा किया, तो उनकी सहजता को अपनाकर खुद की सरलता से देश और दुनिया को जीतने में कामयाब रहे। यही वजह है कि आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि। सुई से जहाज तक के निर्माण की संकल्पना को किसी ने साकार किया तो बेहद अदद से पूरी दुनिया की जुबान पर एक ही नाम आएगा। बिल्कुल वो नाम रतन नवल टाटा ही है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को समर्पित कर दी। यूं तो रतन टाटा एक सक्षम उद्योगपति घराने से ताल्लुक रखते थे, यानी बचपन से उनके मुंह में चांदी की चम्मच थी, पर असल मायने में उन्होंने अपनी जिंदगी चुनौतियों के साथ जी। आज भारत के एक सच्चे सपूत ने 86 वर्ष की आयु में देश और दुनिया को अलविदा कह दिया है, पर अपने पीछे उन्होंने पूरी दुनिया को ऐसा इतिहास दिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। देश और दुनिया में सबसे सफल उद्यमी की जब बात होगी तो पहला नाम रतन नवल टाटा का ही जुबान पर आता है। हालांकि टाटा इंडस्ट्रीज की स्थापना 157 साल पहले ही हो गई थी, जिसके 70 साल बाद रतन टाटा का जन्म हुआ। पर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने तमाम ऊंचाइयों को यदि हासिल किया तो उसका श्रेय रतन नवल टाटा को ही जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी और सरकार की ओर से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनका जाना केवल देश ही नहीं बल्कि वैश्विक उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले रतन टाटा को बचपन से ही किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक संवेदनशील व्यक्तित्व बचपन से ही सांस ले रहा था। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने जब करियर की दिशा में कदम बढ़ाया तो चुनौतियों को उन्होंने खुद से चुना। हर चुनौती का सामना करते हुए उनके कदम सफलता की इबारत लिखते चले गए। शायद यही वजह है कि आज उन्होंने जब दुनिया को अलविदा कहा तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि उनकी संवेदनशीलता का कोई और छोर नहीं था। वहीं प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम का कहना है कि उनका जीवन सीखने योग्य है। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफी मेरी करीबता रही कई सालों तक, और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में,
अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर, लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई में अंतिम सांसें ली। उनके प्रयाण की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। गुरुवार सुबह से उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा कि मैं यहां दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने आया हूं। रतन टाटा जी के बारे में दो बातें हैं जो सबसे अलग है। पहली ये कि वो एक सच्चे दूरदर्शी थे। दूसरी ये कि वे नैतिकता और कॉरपोरेट प्रशासन में दृढ़ विश्वास रखते थे। आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब मुझे लगता है कि उनकी उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए एक पूरी पुस्तक भी कम पड़ेगी। देखिए, मैं यहाँ आया था अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। आई वॉज हियर टू पे माई रिस्पेक्ट्स टू द डिपार्टेड सोल। There are two things which stand out about Sri Ratan Tata. The first is that he was a true visionary, a great visionary. The second thing was that he was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. A truly towering personality, a great son of India, a phenomenal person. May his soul rest in peace. Thank you. Thank you. रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की ये शाखा आर्म शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टर्स में काम करती है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने ये तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 60 से 65% चैरिटेबल कॉज के लिए इस्तेमाल हो। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। रतन टाटा ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया था। वो यहीं से पढ़े थे। उनके योगदान ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। एक परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और बढ़ाया है। घर की रसोई से शुरू होकर मानव जीवन की हर जरूरतों को समझने वाले रतन नवल टाटा ने अपने कैरियर की राह पकड़ने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को समझना शुरू कर दिया था। खुद को बड़ा बनाने से ज्यादा उन्होंने देश को मजबूत बनाने की ठान ली थी। उनका मानना था कि काम तो अकेले शुरू किया जा सकता है, पर काम को बड़ा बनाने के लिए सहयोगियों की जरूरत होती है। उनकी इसी बड़ी सोच की वजह से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज वैश्विक मुकाम हासिल कर पाई। इन तथ्यों को और रतन नवल टाटा को करीब से जानने वाले लोगों ने उनकी इन्हीं बातों को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी पूर्ण जिंदगी भारत का परचम, केवल टाटा समूह का परचम नहीं, लेकिन भारत का परचम लहराने में लगा। चाहे टेटली का एक्विजिशन हो इंग्लैंड में, चाहे टाटा स्टील का एक्विजिशन हो कोरस का, चाहे जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन हो, चाहे भारत के अंदर आम आदमी के लिए सबसे सस्ती गाड़ी नैनो का उत्पादन का विषय हो, रतन टाटा जी के लिए सदैव उपभोक्ता प्रथम पंक्ति में था, मुनाफा अंत का लक्ष्य था। और यही एक अनुभव एक एक व्यक्ति का उनके साथ रहा है। केवल एक बड़े बिजनेस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन एक कोमल हृदय के, जानवरों के लिए उनका प्यार, मानवीय सोच और विचारधारा, अपने साथ कर्मचारियों के प्रति उनका समर्पण, ये सारे असूल, ये सारे सिद्धांत, ये सारे मूल्य अनुसरण करने के लिए हम सब के लिए वो प्रेरणा देते हुए गए। रतन टाटा जी, आप भारत के रत्न थे।
आप सदैव भारत के रत्न रहेंगे और आप सदैव हमारे दिल में जीवित रहेंगे, अपने उच्च मूल्यों के लिए, अपने उच्च सिद्धांतों के लिए, अपने सेवा भाव की भावना के लिए, आपके हर मानवीय के प्रति प्यार और सम्मान के लिए। भगवान आपको अपने दरबार में अपना स्थान दे, यही कामना मैं करता हूं। ओम नमः शिवाय। 1991 जब उन्होंने दायित्व संभाला टाटा सन्स का, दैट वाज आल्सो द ईयर जब हमने लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की, और ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। टाटा सन्स ने फॉरेन एसेट्स एक्वायर करने शुरू किए। उनका जो होटल ब्रांड है वो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी होटल ब्रांड्स है उसमें एक इट ऑक्यूपाइज प्राइड ऑफ प्लेस। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस की प्रॉपर्टीज, भारत में, भारत के बाहर, उन्होंने वेहिकुलर कार्स के मैन्युफैक्चर में बाकी एसेट्स बाहर एक्वायर किए, जैगवार, लैंड रोवर। देश के अंदर आप देखिए, सो ही इज अ लेजेंड बाय एनी स्टैंडर्ड्स एंड दिस लेजेंड विल नॉट फेड अवे। मैं समझता हूं हिज रियल कॉन्ट्रीब्यूशन, और भी दुनिया में लोगों ने बिजनेस एम्पायर्स बनाए, पर उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ उनका जो ह्यूमैनिटेरियन काम है, जो उन्होंने फिलैंथ्रोपी में काम किया, जो उनकी ट्रस्ट्स हैं, they have reached out to millions of people and affected their lives. Ratan ji was and will continue to be not only regarded as a major contributor who fashioned the fabric of modern Indian economy and development, but he will continue to live on as a legend as that. रतन टाटा इसी समय में उसकी एक मिसाल थे। मेरा सौभाग्य रहा मैं कुछ समय उनके साथ बिताए भी हूँ। उनके विचार, मैं मेरे विचार उनके साथ में भी रखा हूँ। बहुत ही सहज, साधारण और एकदम स्नेहिल व्यक्ति आदरणीय रतन टाटा थे। उनकी निधन से देश को नुकसान हुआ। उनकी विचार, उनकी सुझाव, उनकी मार्गदर्शन निश्चित रूप में हम सभी लोगों के लिए, देश की जो नीति निर्धारक है, सामाजिक कार्यकर्ता है और जो व्यवसाय जगत की दुनिया है, निश्चित रूप में रतन टाटा जी की कमी हम सभी को खलेगी। मैं ईश्वर के सामने प्रार्थना करता हूं, रतन टाटा जी जिस मूल्यों को लेके चले, जो विचार को लेके चले, हमारे देश की विकास में वो विचार सदैव प्रासंगिक रहे। आज वो नहीं रहे, लेकिन एक सीख जो मैंने उनसे पाई, वो सीख ये रही, जो मैंने अपनी जिंदगी पे लागू की, कि समय लगता है जीवन में आगे आने में। शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट में आप बिखरते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं कि कल ही मैं अमीर आदमी बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। मुझे 34 साल लग गए यहां पर पहुंचने के लिए। सिनेमा के माध्यम से देश को एंटरटेन कर रहा था, अब जाके हमारी फिल्म ऑस्कर में गई, लापता लेडीज। तो 34 साल की तपस्या। अब गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, गोरखपुर हॉटेस्ट सीट जो काशी और ये है, वहां पर अब मैं यहां सेवा कर रहा हूं, दूसरी बार का सांसद हूं। तो समय लगा, लोग चल कर आते हैं, ऊपर मैं रेंग कर रहा हूं। रतन टाटा जी से यही सीख हमने पाई थी कि आप ईमानदारी के रास्ते पे भी बड़ा आदमी बन सकते हैं, बड़ा व्यक्तित्व बन सकते हैं, आप रतन टाटा बन सकते हैं। तो वो सारे स्टार्टअप बिजनेस वालों के लिए, छोटे इंडस्ट्रीज के लिए, एक गांव गवई, एक देहात के लड़के के लिए जो एक सपने लेके चलता है, रतन टाटा जी जैसे एग्जाम्पल हैं। आज वो सब उनको मिस कर रहे हैं और उनसे एक सीख लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि ईमानदारी के रास्ते से आप बड़े व्यक्ति बन सकते हो। जरूरी नहीं है कोई गलत काम आप जीवन में करें। और ऐसा बहुत बड़ी सीख कि पर्दा गिरने के बाद भी ऐसा चरित्र बने, ऐसा किरदार निभाए कि पर्दा गिर गया फिर भी ताली बजती रहे। तो जीवन में ऐसा करें कि जब आपके जीवन का पर्दा गिरे और लोग तालियां बजाते रहें। मैंने तो उनके इतने इतने किस्से सुने हैं कि वो अपनी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में आते थे, कोई ऐसा उनका ऑफिस नहीं था, तो सिंप्लिसिटी, घर भी छोटा था, हाँ बिल्कुल, सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है।
मैं ये कहना चाहूँगा कि रतन टाटा जी ने अपनी अमीरी का एहसास तो हमें कराया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी अमीरी का एहसास नहीं कराया तो इसलिए हमें अपने छोटे होने का एहसास कभी नहीं हुआ। वरना ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज प्रॉपर्टीज, ताज फाइनेंस, ताज ये गाड़ियाँ, कितनी सारी चीज़ें हैं। और मैंने अभी सुना है कि सबसे ज़्यादा चैरिटी में वही देते थे। His contributions and his family's contribution is unbelievable. मतलब शब्द कम पड़ते हैं उनके बारे में बोलने के लिए। कभी कभी मौन जो है, कभी कभी चुप रहना जो है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं। बट द गुड थिंग अबाउट इज दिस दैट वो शारीरिक रूप से यहाँ से गए हैं, बट उनकी अच्छाई जो है वो सदियों तक बरकरार रहेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वॉज बॉर्न एंड ही वॉज एन इंडियन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अब हमको पता ही है कि कितना देश के लिए बहुत ही एक थोड़ी बैड न्यूज है, लेकिन वही है कि मैं उनको मिला था इस साल ही मार्च में, तो वो बीमार तो चल ही रहे थे शुरू से, लेकिन बिल्कुल मुझे भी कल पता चला तो बहुत दुख हुआ। और बस वो है कि हम हमारे दिल में वो रहेंगे और हम जो भी उनसे सीखे हैं उनको हमको कंटिन्यू रखना है। और मैं वही बस भगवान से दुआ करूंगा कि बस वो जहां भी रहें खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और सभी को मैं ये कहूंगा कि जो वो कंट्री को जो एक सिखा के गए हैं और जो भी वो बोलते थे उनको सुने और उनको फॉलो करें। उनकी बातें और उनकी सोच हमारी कंट्री के बारे में बहुत अच्छी थी और वो हमेशा हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में, उनके दिल में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, टाटा जहाँ पे रतन टाटा जी का वो आता है तो हर किसी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, हमेशा वो आगे रहे हैं। तो बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए भी काफी अलग अलग गेम्स में उनका इंटरेस्ट था और अलग अलग गेम्स फेडरेशन के साथ वो काम कर रहे थे। और मतलब आप कोई भी फील्ड उठा लो, उन्होंने हमेशा कंट्री के बारे में अच्छा ही सोचा है और वो हमेशा अच्छी राय दिखाई है। ताज होटल में जब पाकिस्तानी आतंकी दहशतगर्दी का खेल कर रहे थे तो देशभक्त उद्योगपति रतन टाटा ने सुरक्षा कर्मियों से कहा, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए और जरूरत पड़े तो ताज होटल को ही बम से उड़ा दो। दरअसल साल 2008 में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते दक्षिण मुंबई में घुसकर ताज होटल पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिस सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों पर हमला किए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया था। उस समय रतन टाटा 70 साल के थे और गोलीबारी के समय उन्हें ताज होटल के कोलाबा छोर पर खड़ा देखा गया था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा के आतंकियों ने मुंबई में 26/11 हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस हमले की सूचना उन्हें किसी ने फोन पर दी कि होटल के भीतर गोलीबारी हो रही है। इसके बाद रतन टाटा ने कार निकाली और ताज होटल के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया था क्योंकि अंदर गोलीबारी हो रही थी। तब वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से कहा, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए और जरूरत पड़े तो पूरी प्रॉपर्टी को ही बम से उड़ा दो। रतन टाटा ने इस हमले के बाद फिर से ताज होटल को खोलने की बात कहते हुए कहा था कि इस हमले में मारे गए या घायल लोगों के परिवारों की देखभाल वह खुद करेंगे। रतन टाटा पहले शख्स थे जिसने भारत में पहली मेड इन इंडिया कार लॉन्च की थी। टाटा मोटर्स की तरफ से पहली डीजल हैचबैक कार टाटा इंडिका पेश की गई थी, जिसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया था। यही वो कार थी जिसे इंडिजीनियस कार का भी तमगा मिला। इस कार की कीमत की बात की जाए तो लॉन्चिंग के वक्त यानी 1998 में इस कार को सिर्फ 2.6 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लाया गया था। जैसे ही ये कार लॉन्च हुई थी, इसने इंडियन मार्केट में तहलका मचा दिया था। ये कार किसी भी भारतीय कंपनी की ओर से डिजाइन की गई अब तक की सबसे मॉडर्न कार थी। इस कार के लॉन्च होने के एक हफ्ते के अंदर ही कंपनी को 1,15,000 यूनिट्स के ऑर्डर मिले थे। टाटा इंडिका अपने सेगमेंट की नंबर 1 कार बन गई थी।
रतन टाटा भारतीय उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल व्यवसाय की दुनिया में बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में मदद की। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। यह अनुभव उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में सहायक रहा। इसके बाद 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया, जिससे उन्हें प्रबंधन और नेतृत्व की गहरी समझ मिली। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में टाटा ग्रुप के साथ की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने चूना पत्थर निकालने और ब्लास्ट फर्नेस को संभालने का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने टाटा ग्रुप के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया, जो बाद में उनके नेतृत्व में सहायक साबित हुआ। 1991 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल अपनी आय में वृद्धि की, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। टाटा ग्रुप ने कई क्षेत्रों में विस्तार किया, जैसे कि स्टील, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकम्युनिकेशन और हॉस्पिटैलिटी। रतन टाटा की उपलब्धियों में कुछ महत्वपूर्ण अधिग्रहण शामिल है, जैसे टाटा स्टील द्वारा ब्रिटिश स्टील निर्माता फोरस की खरीद और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया गया। इन कदमों ने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाया। दुनिया के दिग्गज उद्योगपति की सूची में अपनी अलग पहचान रखने वाले टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। यह समाचार मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सादगी भरे मिजाज और जिंदा दिली के लिए लोगों के दिल में जगह बनाने वाले रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और आपदा राहत में काफी योगदान दिया है। रतन टाटा को भारत के साथ विदेश में भी प्यार और सम्मान मिलता रहा है। रतन टाटा भारतीय उद्योग में नवाचार और नेतृत्व की प्रेरणा भी है। उनकी दृष्टि और प्रयासों ने उन्हें एक प्रतिष्ठित उद्योगपति के रूप में स्थापित किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। रतन टाटा के जाने के बाद उनके कारोबार की बागडोर किसके पास रहेगी, इसके लिए उनके परिवार के बारे में जानने की जरूरत है। रतन टाटा के माता पिता का नाम नवल टाटा और सोनी था, जिनका डाइवोर्स 1940 के दशक के आसपास हो गया था। इसके बाद नवल टाटा ने स्विस महिला सिमोन से 1955 में शादी की। उनके एक बेटे का नाम नोएल टाटा है, और क्योंकि रतन टाटा की संतान नहीं है, इसलिए उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के रिश्तेदार के पास ये अरबों की संपत्ति जाने की ज्यादातर संभावना है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम माया, नेवल और लिया टाटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान प्रकृति के नियम से बंधा हुआ है। हर किसी को एक ना एक दिन अंतिम यात्रा पर निकलना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे कम लोग ही होते हैं जिनकी विदाई के गम में पूरे देश की आंखें नम हो जाती है। इनमें पद्म विभूषण रतन टाटा भी आज शामिल हो गए हैं। एशियन न्यूज परिवार देश के इस सहज, सरल और सच्चे सपूत को